हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की सीरीज में आज हम बात करेंगे आपके अध्याय नंबर 11, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। क्या नाम है? चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। के समस्त पाठ के भीतर दिए गए और अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर हम आज की इस क्लास के अंदर जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी नई बुक के अनुसार आपके अध्याय 1 से लेकर 10 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिए हैं और चैप्टर 1 से लेकर 6 तक सभी के नोट्स और सभी चैप्टर्स की व्याख्या भी करवा रखी है। साथ ही साथ आपके वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। उन सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं पाठ के भीतर अलग अलग पेज नंबर पर दिए गए प्रश्नों की। तो देखें, सबसे पहले पेज संख्या 163 पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाएं क्या है। पहला प्रश्न क्या है? पंचायती राज संस्थाएं क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो हमने पिछले अध्याय में आपके भारत के अंदर 3 स्तर की सरकार पाई जाती है, ये हमने पढ़ा था, जिसमें केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर स्थानीय सरकार। तो तीसरे स्तर की जो हमारी सरकार होती है वो होती है आपकी स्थानीय सरकार, जिसमें नगर निगम और पंचायती राज सरकार शामिल था। तो उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि पंचायती राज संस्थाएं भारत के गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन का एक निकाय या एक सिस्टम है। भारत के जो सबसे निचले स्तर, जिसमें गांव और आपके ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर शासन की जो व्यवस्था है उसे कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था। इनका गठन स्थानीय लोगों के साथ सत्ता साझा करने और उन्हें अपने समुदायों के लिए निर्णय लेने का अधिकार देने के लिए किया गया था। पंचायती राज का गठन क्यों किया गया? ताकि स्थानीय लोगों की ज्यादा से ज्यादा शासन के अंदर भागीदारी हो सके। सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी स्थानीय स्तर पर जुड़े हुए जो लोग हैं, जो जमीन स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी शासन के अंदर डायरेक्ट भागीदारी सुनिश्चित हो। इन संस्थाओं में ग्राम स्तर के ऊपर ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, इसमें एक पंचायत समिति के अंदर 20-30 पंचायत आती है, और जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल होता है। यानी स्थानीय स्तर पर भी 3 स्तर है। सबसे पहले ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होगी और जिला स्तर के ऊपर जिला परिषद होगी। ये स्थानीय प्रशासन और विकास का प्रबंधन करने के लिए संविधान द्वारा निर्धारित नियमों के तहत क्या करती है? काम करती है। यानी ये जो सरकार है ये स्थानीय लेवल पर प्रशासन का काम और विकास का मैनेजमेंट करने के लिए संविधान के द्वारा जो निर्धारित नियम है उन नियमों के भीतर रहते हुए ये स्थानीय स्तर पर, जमीनी स्तर पर काम करने का काम करती है। देखो यहाँ पर ये आपका स्थानीय सरकार का एक चित्र दिया हुआ है। इसका है ये स्थानीय सरकार का। इसमें देखो ग्राम स्तर के ऊपर क्या होगी? ग्राम परिषद होगी या ग्राम पंचायत होगी। फिर ब्लॉक लेवल पे क्या होगी? खंड पंचायत, पंचायत समिति अथवा मंडल परिषद होगा। जिला स्तर पे क्या होगा? जिला पंचायत या जिला परिषद होगी। तो स्थानीय सरकार के अंदर भी कितने हैं? आपके 3 अलग अलग स्तर है। तो इस तरह कह सकते हैं कि पंचायती राज संस्था स्थानीय शासन का एक वो निकाय है जो जमीन स्तर से जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़ा होता है, और ग्रामीण क्षेत्र और दूर दराज के अंदर रहने वाले लोग भी इस शासन व्यवस्था के जरिए अपने भारत की सरकार के अंदर, यानी सरकार के निर्णयों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करें। दूसरा, उनके कार्य क्या है? यानी पंचायती राज संस्थाओं के कार्य क्या है? उनके कार्य का मतलब यहां पर क्या है कि जो आपकी पंचायती राज संस्थाएं हैं, जो पंचायती राज निकाय है या पंचायती राज
जो ये संस्थाएं हैं इनके कार्य क्या है वो आपको बताने हैं। तो देखें इनके काम क्या है। तो पंचायती राज संस्थाएं सड़कों के निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और उनकी मरम्मत, उनको रिपेयर करवाना। फिर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जो प्रकृति से प्राप्त संसाधन हैं उनका प्रबंधन, और समुदाय के भीतर विवादों के निपटारे, अलग अलग समुदाय, जाति, धर्म के लोगों के बीच में जो किसी न किसी प्रकार के विवाद होते हैं उनके निपटारे जैसी कई स्थानीय समस्याओं का क्या रखती है, ध्यान रखती है। और इनका मुख्य काम यह है कि गांव और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं, जिसमें जल, सड़क, आवास, कचरा प्रबंधन, जल प्रबंधन, है ना, छोटे मोटे जो पंचायत स्तर पर होने वाले काम हैं, वो सारे काम जो हम कह सकते हैं एक इंसान की बुनियादी जरूरत है, वो ठीक से क्या हो जाए, वो ठीक से पूरी हो, ये सुनिश्चित कौन करती है, आपकी पंचायती राज संस्थाएं सुनिश्चित करती है ना। जैसे गांव के अंदर जगह जगह पर व्यवस्थित सड़क हो, बारिश के दौरान गंदगी न फैले, पानी निकलने की उचित सुविधा हो, लाइट की प्रॉपर सुविधा हो, है ना। गांव के अंदर छोटे मोटे विद्यालय है तो उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो, रख रखाव हो। इसके अलावा जैसे जल स्रोत हुए तो जल स्रोतों की समय समय पर सफाई हो, उनकी खुदाई हो, उनमें पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो, है ना। ये सारे काम जो एक इंसान की बुनियादी सुविधा है ना, वो सारी बुनियादी सुविधाएं कौन निर्धारित करती है, आपकी पंचायती राज संस्थाएं निर्धारित करती है। ठीक, आगे बात करें हम, शासन और लोकतंत्र में ये क्यों महत्वपूर्ण है, यानी शासन और लोकतंत्र के अंदर आपकी पंचायती राज संस्थाएं हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों है, वो आपको बताना है कि शासन और लोकतंत्र, गवर्नमेंट और आपकी डेमोक्रेसी के अंदर जो पंचायती राज संस्था है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, पंचायतें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे निर्णय लेने के अंदर लोगों को सीधे तौर पर शामिल करके लोकतंत्र को उनके करीब लाती है। मतलब पंचायती राज संस्थाओं का सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा है वो क्या है कि ये जमीन स्तर पर जुड़े हुए लोगों को निर्णय लेने के अंदर, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें लोकतंत्र के जरिए उनकी भागीदारी को सीधे ही सुनिश्चित करती है। वे स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान में मदद करती है। जो पंचायती राज संस्था है वो स्थानीय स्तर पर, जमीनी स्तर पर जुड़ी होने की वजह से, जैसे सरपंच है, जैसे वार्ड पंच है, वो आपके समाज से ही है, आपके गांव से ही है, तो वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आपके गांव की, आपके समाज की, आपके समुदाय की सभी समस्याएं पता है, तो वो उनको बेहतर तरीके से सॉल्व करवा सकते हैं। और साथ ही साथ महिलाओं सहित सभी को अपने समुदायों के शासन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। कौन, आप सबको पता है कि आजकल पंचायती राज संस्थाओं में चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, यानी 1/3 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। यानी इसके जरिए जो महिलाएं हैं वो भी भारत की शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रही है। ये संस्थाएं ग्रामीण स्तर पर विकास को बढ़ावा देती है और ये सुनिश्चित करती है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं लोगों के लिए चलाई जा रही है वो उन सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इस तरह ये जमीनी स्तर से लोकतंत्र को क्या करती है, जो पंचायती राज संस्था है वो जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करती है। ठीक, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि शासन हो या चाहे लोकतंत्र हो, दोनों के अंदर पंचायती राज संस्थाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक, आगे बात करें प्रश्न संख्या 167 पर। आपके विचार से ये जो पुराने नक्शे हैं ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं और क्या हमें ये अतीत और वर्तमान के बारे में कुछ बता सकते हैं। देखो, मैं पहले खुद एक पटवारी था और यहाँ पर पटवारी की ही बात हो रही है, कितनी बढ़िया बात है। पटवारी काम क्या करता है, पटवारी जमीन से संबंधित जितना भी आपका हिसाब किताब होता है वो कौन रखता है, पटवारी रखता है। हर पंचायत में एक पटवारी होता है। यहाँ पर देखो पटवारी साहब नक्शा लेके बैठे हैं।
पटवारी के पास पुराने समय से लेकर जिस समय आपकी भू राजस्व व्यवस्था हुई थी वहां से लेकर आज तक के सारे नक्शे उनके पास मौजूद है कि आज से 100 साल पहले यहाँ पर गांव कैसा दिखता था, गांव में क्या क्या सुविधा थी, गांव में कहाँ पर सड़क थी, कहाँ पे पगडंडी थी, कहाँ पे नदी बहती थी, कहाँ पे तालाब था। ये सारे नक्शे के अंदर चीजें अंकित होती है ना। तो देखो यहाँ पर कि जो पुराने नक्शे होते हैं वो हमें ये जानने में मदद करते हैं कि बहुत पहले, आज से 100-200 साल पहले आपका जो गांव है, आपका जो शहर है, वो कैसे दिखते थे। और ये हमें बताते हैं कि समय के साथ साथ जमीन, सीमाएं, गांव ये धीरे धीरे कैसे बदल गए। ये नक्शे हमें हमारे अतीत, हमारे पुराने समय की संस्कृति, उस समय की अर्थव्यवस्था कि लोग क्या क्या खेती करते थे और राजनीति के बारे में भी क्या देते हैं, ये हमें राजनीति के बारे में भी सुराग देते हैं। पुराने नक्शों की तुलना हम वर्तमान नक्शों से करके ये भी समझ सकते हैं कि अलग अलग इलाकों में क्या बदला है और क्या वैसा का वैसा ही रहा है। यानी गांव की जो सीमा है, गांव की जो जमीन है, उसमें क्या परिवर्तन आया है और क्या चीजें अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है। तो यानी कुल मिला के नक्शों की मदद से हम हमारी पुरानी जमीन की व्यवस्था को और आज की जमीन की व्यवस्था, पुराने समय में गांव की लोकेशन क्या थी, कैसे सड़कें थी, कहाँ पर तालाब था, कहाँ पर कुआं था, कहाँ से नदी बहती थी, कहाँ पे जंगल था, कहाँ पे गोचर था, कहाँ पे आबादी थी, वो सारी चीजें भी जान सकते हैं। और आज के समय में उसमें क्या परिवर्तन आया है वो भी हम सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक, आगे बात करें प्रश्न संख्या 169 पे। एक कक्षा गतिविधि के रूप में 4 या 5 विद्यार्थियों को एक बाल पंचायत बनाने दे और बाकी कक्षा के बच्चों को कल्पना करने दे कि वे क्या है, वे ग्रामीण हैं। ग्राम सभा किन मुद्दों पर चर्चा करेगी और उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और वह क्या समाधान सुझाएगी। आपको क्या करना है, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की मदद लेते हुए एक बाल पंचायत का गठन करना है और बाकी बच्चों को बताना है कि वो ग्रामीण हैं। वो ग्रामीण क्या होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा का काम क्या होता है, गांव के अंदर जो समस्या है, गांव के अंदर जो समस्या है उन मुद्दों को पंचायत के सामने रखना, फिर वहां पर कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती है और उनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, ये सारी बातें आपको सोचकर लिखनी है। तो देखें कि जो ग्राम सभा है वो गांव की महत्वपूर्ण जो समस्या है उन पर चर्चा करेगी। जैसे साफ सुथरे स्वच्छ पीने के पानी की कमी हो सकती है गांव में सड़कों की खराब हालत के बारे में चर्चा कर सकती है, गांवों में पर्याप्त बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है, इसकी चर्चा कर सकती है, एक नए स्कूल के निर्माण की आवश्यकता है, इस पर चर्चा हो सकती है, और गांव के अंदर जो अपशिष्ट और कूड़ा निपटान की जो समस्या है, ऐसी जो महत्वपूर्ण समस्या है उन पर ग्राम सभा आपके क्या कर सकती है, इन बड़ी समस्याओं पर चर्चा कर सकती है। अब यहाँ पर उनके सामने क्या चुनौतियां आएगी, देखो समस्याओं को हल करने के लिए सबसे पहले बहुत कम धन का होना, फिर कुछ ग्रामीण है वो इन परिवर्तनों का विरोध भी कर सकते हैं और कुछ है जो उनसे सहमत नहीं हो सकते हैं, फिर स्थानीय सरकारी अधिकारियों से सहायता या समर्थन प्राप्त करने में कठिनाई आ सकती है, परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कौशल और संसाधनों का अभाव यानी कमी हो सकती है, और कुछ व्यक्तियों की इच्छा और पूरे गांव के लिए सर्वोत्तम क्या है इसके बीच में संतुलन स्थापित करना। भाई सभी लोग तो सहमत होंगे नहीं, तो कुछ व्यक्तियों की इच्छा क्या है और पूरे गांव की इच्छा क्या है, इसके बीच में कभी कभार टकराव भी होगा, तो इसके बीच में संतुलन स्थापित करना ये कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हो सकती है। अब बात करें सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इन मुद्दों को सुलझाने के लिए पंचायत क्या क्या सुझाव दे सकती है। तो देखो पंचायत क्या देगी कि स्वच्छ जल को सुनिश्चित करने के लिए नए जल पंप और पाइप लगाए जाए और वर्षा के जल को इकट्ठा करना शुरू किया जाए, सड़कों की मरम्मत और रख रखाव तथा गांव के सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए नई सड़कों का निर्माण किया जा सकता है, बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए सोलर पैनल या
वायु जो टरबाइन होते हैं, पवन टरबाइन, उनको स्थापित किया जा सकता है। नए स्कूल को बनाने के लिए गांव से दान एकत्रित किया जा सकता है और सरकारी मदद भी मांगी जा सकती है। फिर पुनः चक्रण कार्यक्रम शुरू करना, कचरे के निपटान के लिए और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सामुदायिक एक खाद्य क्षेत्र भी बनाया जा सकता है, जहां पर जैविक कचरे को डाला जाए और वहां से जो भी खाद बनेगा वो गांव के सभी लोगों के अंदर समय समय पर बांटा जाए। तो ये सारे गांव से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड क्या चुनौतियां हो सकती है और उनसे रिलेटेड क्या समाधान हो सकते हैं, ये सारी बातें हमने यहाँ पर जानी है। आगे बात करें, अब बाल पंचायत की भूमिका क्या होगी। तो बाल पंचायत की काम क्या होगा कि वो ग्रामीणों को बातचीत करने और मिलकर निर्णय लेने में क्या करे, सहायता करे। सदस्यों के बीच में कार्यों और जिम्मेदारियों का विभाजन करे। उनके पास जो भी धन और संसाधन है उनका अच्छे से प्रबंधन करे, मैनेजमेंट करे। सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करे और ये सुनिश्चित करे कि सब कुछ खुले तौर पर और ईमानदारी से सभी कार्य क्या किए जाए, सभी कार्य संपादित किए जाए। ये सारे बाल सभा के कर्तव्य हो सकते हैं ताकि ग्रामीण स्तर पर जो समस्या है उनको काफी हद तक सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 169 पर दिया हुआ है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सरकार को समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं और समस्याओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सरकार को समाज के अंदर जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं है, ऐसे लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत क्यों है ना। तो देखो इसका उत्तर, तो देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दे, क्योंकि इन लोगों को अक्सर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनकी वजह से इनका जीवन क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है और वो समाज के अंदर धीरे धीरे पिछड़ते हुए चले जाते हैं। कई बार वे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने में भी सक्षम नहीं हो पाते हैं। जैसे आपने रोड के किनारे अलग अलग निम्न तबके के लोग देखे होंगे, जिन्हें न तो खाने पीने का प्रॉपर उनके पास व्यवस्था होती है, न रहने की, न पहनने की। तो जो एक इंसान की बुनियादी जरूरत होती है वो सुविधाएं भी उनके पास प्राप्त नहीं होती है। तो उनकी जरूरतों और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करके सरकार उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकती है और ये सुनिश्चित कर सकती है कि सभी को क्या मिले, सभी को समान अवसर मिले, ताकि वो लोग भी बाकी लोगों की तरह उचित शिक्षा प्राप्त कर सके, उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सके और अपने जीवन को बेहतर बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा सके। अतः ये सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि जो निम्न तबके के लोग हैं उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए, उनकी आवश्यकता और समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि वो भी समाज के दूसरे लोगों के साथ एक कदम से कदम मिलाकर समाज की प्रगति के अंदर आगे बढ़ सके। ठीक, आगे बात करें हम, अगला प्रश्न है 170 पर। आप केंद्र स्तर पर और पंचायत स्तर पर शासन प्रणाली के बीच में क्या विभिन्नताएं और क्या समानताएं पाते हैं? यदि आवश्यक हो तो अध्याय 10 देखें। प्रश्न क्या कह रहा है कि केंद्र लेवल पर और पंचायत लेवल पर जो शासन करने का तरीका है, जो शासन प्रणाली है, उसके बीच में क्या तो अंतर है और क्या ही समानताएं आपको देखने को मिलती है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम अंतर को देखते हैं कि केंद्रीय स्तर पर शासन सिस्टम और पंचायत स्तर पर जो शासन करने का तरीका है, जो प्रणाली है, उसमें क्या अंतर है। देखो आपके सामने सारणी दी गई है, एक भाग में लिखा है पहलू, दूसरे भाग में केंद्रीय स्तर, तीसरे भाग में पंचायत स्तर। सबसे पहले बात करते हैं निर्णय निर्माण की। तो केंद्रीय स्तर पर संसद के अंदर जो निर्वाचित सदस्य है उनके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। संसद के अंदर केंद्रीय स्तर पर जो संसद होती है उसमें जो निर्वाचित सदस्य है, एमपी और एमएलएज, वो बैठकर डिसीजन लेते हैं। पंचायत स्तर पर निर्णय कौन लेता है?
तो ग्राम सभा के स्थानीय जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा पंचायत स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं। फिर बात करें क्षेत्र की, तो केंद्र स्तर का या जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश को कवर करती है और जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं उनको संभालने का काम करती है। वही जो पंचायत है वो स्थानीय मुद्दों और जरूरतों पर ध्यान को केंद्रित करती है। अगला पहलू है, बिंदु है, वो है प्रतिनिधि। तो केंद्र स्तर के जो प्रतिनिधि है वो एक वृहद क्षेत्र के लोगों के द्वारा चयनित होकर संसद के अंदर आते हैं, लेकिन पंचायत स्तर के जो प्रतिनिधि है वो केवल उस ग्रामीणों के द्वारा, उस गांव के अंदर रहने वाले जो ग्रामीण हैं उन ग्रामीणों के द्वारा अपने समुदाय में से ही चुनकर वो पंचायत के अंदर आते हैं। फिर है सरकारी योजनाएं। तो केंद्र स्तर है या जो केंद्र सरकार है ये विकास की राष्ट्रीय योजनाएं लागू करती है जो पूरे देश के लिए क्या हो, पूरे देश के महत्व की हो। फिर पंचायत स्तर की जो योजनाएं हैं वो स्थानीय योजनाएं लागू करती है और ये सुनिश्चित करती है कि लाभ ग्रामीणों तक आसानी से पहुंचे। बात करें भागीदारी की, तो सभी नागरिक, देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिक मत देकर अपनी राय व्यक्त करते हैं, परंतु निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में वो देरी महसूस कर सकते हैं। लेकिन पंचायत स्तर पर नागरिक सीधे ही संवाद करते हैं और निर्णय लेने में उनकी सक्रिय भागीदारी को वो निभाते हैं। बात करें न्याय की, तो केंद्र स्तर पर हर प्रकार के मामले को निपटाने के लिए अदालतें होती है, लेकिन पंचायत स्तर पर दीवानी और फौजदारी के साधारण छोटे मोटे मामलों का समाधान पंचायत स्तर अथवा स्थानीय स्तर पर किया जाता है। तो ये दोनों स्तर, केंद्र सरकार का स्तर और पंचायत स्तर, दोनों के अंदर शासन प्रणाली में क्या अंतर है इसको हमने देखा। अब बात करें समानता क्या है, तो दोनों ही स्तर के सदस्य, चाहे वो केंद्रीय स्तर हो या पंचायत स्तर हो, इनके जो सदस्य है वो मतदाताओं के द्वारा ही चुने जाते हैं। दोनों के पास ही निर्णय लेने और कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की शक्ति होती है। दोनों समाज की जरूरतों और समस्याओं पर ध्यान देती है। दोनों ही स्तर की सरकारें राजस्व इकट्ठा करते हैं और दोनों को भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ये दोनों के अंदर, केंद्र स्तर की सरकार और पंचायत स्तर की सरकार के अंदर समानता हो गई। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है कि अगर आपको कुछ पंचायत सदस्यों से मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या सवाल पूछना चाहेंगे। छोटे छोटे समूह में चर्चा करके एक प्रश्नावली बनाएं। कुछ पंचायत सदस्यों से मिले और उन्हें अपने विद्यालयों में आमंत्रित करें। उनसे अपनी प्रश्नावली में दिए गए प्रश्न पूछें और एक संक्षिप्त रिपोर्ट भी लिखें। क्या कह रहा है कि आपको अपने पंचायत के सदस्यों से मिलना है और उनसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, है ना, और फिर पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आपको एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करनी है। तो देखें यहाँ पर पंचायत सदस्यों से पूछने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या होगा कि पंचायत में आपकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या है, पंचायत के अंदर आपकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या है। दूसरा कि आप गांव की विशिष्ट समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तीसरा प्रश्न, क्या आप अपने द्वारा पूरी की गई कुछ सफल परियोजनाओं के बारे में बता सकते हैं। अगला प्रश्न, गांव के मुद्दों पर काम करते समय आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि सभी निर्णय पारदर्शी और निष्पक्ष हैं, ये प्रश्न हम पूछ सकते हैं। ग्रामीण लोग निर्णय लेने में किस प्रकार भाग लेते हैं। फिर बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए आप क्या क्या करते हैं। आप पंचायत गतिविधियों में वंचित समूह को कैसे शामिल करते हैं। आप पंचायत समिति और जिला परिषद जैसी उच्च संस्थाओं के साथ कितनी बार समन्वय करते हैं और उनसे मिलने के बाद आप उनके उत्तरों का वर्णन करते हुए एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखेंगे कि पंचायत समिति या पंचायत जो सदस्य हैं वो आपके इन प्रश्नों का उत्तर क्या देते हैं, कैसे देते हैं, और ये बताएंगे कि आपने पंचायत के काम करने के तरीके के बारे में क्या सीखा और वे गांव की किस तरह मदद करते हैं। ये सारी बातें आप उस रिपोर्ट के अंदर लिखेंगे। अब रिपोर्ट कब बनाएंगे, जब आप प्रश्न पूछेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर आप पंचायत सदस्यों से ग्रहण करेंगे। इसके आधार पर आपको एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखनी है
कि आपने प्रश्न क्या क्या पूछे, उन्होंने किस तरह प्रश्नों का जवाब दिया, आपने उनसे क्या सीखा और पंचायत सदस्य किस तरह से गांव की मदद करते हैं। ये सारी बातें आपको उस रिपोर्ट के अंदर लिखनी है। चलिए आगे बात करते हैं हम आपके अभ्यास के प्रश्नों की। अभी तक हमने जो प्रश्न डिस्कस किए हैं वो पाठ के भीतर अलग अलग पेज नंबर पर पूछे गए थे। अब बात कर रहे हैं पाठ के पीछे जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न संख्या 171 पर, उनको डिस्कस करते हैं। देखो पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिया हुआ है कि स्वयं को परखिए। ऊपर दिए गए पाठ को देखे बिना क्या आप पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों के नाम बता सकते हैं और प्रत्येक तीनों स्तरों के प्रमुख कार्य क्या है वो आपको बताने हैं। तो देखो पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर पर होती है। इसका काम क्या है? इसका काम है स्वच्छ जल, साफ सुथरा जल की व्यवस्था करना, सड़कों की उचित व्यवस्था करना और स्वच्छता, गांव में साफ सफाई जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो प्रदान करके गांव को बेहतर बनाने का काम कौन करती है? ग्राम पंचायत करती है। इसके अलावा गांव में खेती, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा को बढ़ावा देने का काम भी आपकी ग्राम पंचायत करती है। फिर है पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर होती है। यह निकाय ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों के कार्यों का समन्वय करती है, कोऑर्डिनेशन करती है कि भाई आपके ब्लॉक में जितने भी काम हो रहे हैं क्या वो सभी काम सभी पंचायतों में सही ढंग से हो रहे हैं, और ये सुनिश्चित करना कि जितने भी विकास कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं क्या वो सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं, और उनकी प्रगति की जांच करना, ये सारे काम किसके हैं? पंचायत समिति के हैं। फिर जिला परिषद जो कि जिला स्तर पे होती है, तो ये जिले की पंचायत समितियों का पर्यवेक्षण करती है और यह विकास परियोजनाओं के लिए जिले के अंदर मौजूद संसाधनों और जो निधियां है उनकी योजना बनाना और उनका प्रबंधन करना। यानी ये जिले की जितनी भी पंचायत समितियां हैं उन पर नजर रखती है, उनका निरीक्षण करती है, ऑब्जर्वेशन करती है और ये डिसाइड करती है कि सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं, जितने भी विकास कार्यक्रम, जितनी भी सुविधाएं दी जा रही है क्या उनका अच्छे से उपयोग हो रहा है, क्या सभी गतिविधियां अच्छे से चलाई जा रही है। सरकार के द्वारा अगर किसी काम को लेकर बजट जारी हुआ है तो क्या उस बजट का सही से उपयोग हो रहा है। ये सारे निर्धारण या इन सभी चीजों का निरीक्षण, इन सभी चीजों पर कंट्रोल करने का काम किसका है? जिला परिषद का है। ठीक, आगे देखो दूसरा प्रश्न, गांव की सड़क के किनारे पड़ी प्लास्टिक थैलियों से संबंधित विषय के ऊपर सरपंच को एक पत्र लिखना है। गांव की सड़क के किनारे पड़ी हुई प्लास्टिक थैलियों से संबंधित विषय पर आपको सरपंच को एक लेटर लिखना है। तो क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान सरपंच महोदय, फिर आपकी ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत और आपके गांव का नाम, जैसे मेरे गांव का नाम है वो है, मैं लिख सकता हूं, वो लिख सकता हूं यहां पर मेरे गांव का जो नाम है वो है दौलतपुरा। ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक है मेरा सिरोही। ठीक, फिर विषय क्या है? गांव की सड़क के किनारे पड़ी प्लास्टिक थैलियों को हटवाने के संबंध में, ये विषय हो गया। फिर लिखेंगे माननीय महोदय, ये संबोधन हो गया। फिर क्या लिखेंगे? मैं आपका ध्यान गांव की सड़क के किनारे जगह जगह पर पड़ी प्लास्टिक की थैलियों और कचरे की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं अथवा चाहती हूं। ये प्लास्टिक थैलियां गांव की सुंदरता को खराब कर रही है और पर्यावरण के लिए भी क्या है? हानिकारक है। इनकी वजह से नालियां जाम हो जाती है, गंदगी फैलती है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए उचित कदम उठाए जाए, जैसे कि प्लास्टिक थैलियों को साफ करवाना और गांव के अंदर कचरे के प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था करना। आपके सहयोग के लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। धन्यवाद। भवदीय आपका नाम, जैसे मेरा नाम है गोविंद कुमार, फिर आपका पता वही लिखेंगे, गांव का नाम दौलतपुरा और दिनांक
आप जिस दिनांक को पत्र लिख रहे हैं, जैसे आज दिनांक कितनी है, आज दिनांक है 23/10/2025, तो ये आप दिनांक लिख सकते हैं। ठीक, ये था आपके सरपंच महोदय को गांव के अंदर कचरे से संबंधित समस्या हेतु एक पत्र। आगे बात करें, आपके विचार में ग्राम पंचायत सदस्य किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए। ये कह रहा है आपके विचार में ग्राम पंचायत का जो सदस्य है वो किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए। देखो, एक ग्राम पंचायत जो सदस्य है वो ईमानदार, मेहनती और गांव के कल्याण के प्रति कैसा होना चाहिए, काफी संवेदनशील होना चाहिए। उसे लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए, अपने निर्णयों के अंदर बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए और समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम भी करना चाहिए। एक पंचायत सदस्य के लिए अच्छी संवाद की क्षमता के लोगों के साथ किस तरह बातें की जाए और किस तरह समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए कि गांव की अगर समस्या है तो उसे गांव के लोगों के साथ मिलकर अच्छे से बात करके किस तरह समस्या को अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ये क्षमता उसके अंदर जरूर होनी चाहिए। आगे चौथा प्रश्न, मान लीजिए आप एक गांव के स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल हाईवे के बिल्कुल पास स्थित है और छात्रों को स्कूल आते या शाम को स्कूल से निकलते समय सड़क को पार करने में दिक्कत होती है। इस समस्या के समाधान के क्या विकल्प है? पंचायती राज की कौन सी संस्थाएं आपकी मदद कर सकती है और छात्र है वो क्या कर सकते हैं? तो ये आपके सामने एक समस्या है। इस समस्या में क्या क्या समाधान के विकल्प हो सकते हैं, उसमें पंचायती राज की कौन सी संस्था आपकी मदद कर सकती है और छात्र क्या कर सकते हैं। तो देखो, इस समस्या के समाधान के लिए एक पैदल यात्री पुल या फुटपाथ बना सकते हैं या लोगों को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने में मदद के लिए ट्रैफिक लाइटें भी लगवा सकते हैं। और ग्राम पंचायतें वो इस तरह के स्थानीय मुद्दों का ध्यान रख सकती है। पंचायत समिति गांवों के बीच कार्यों का समन्वय करके और धन को जुटाकर इस काम में मदद कर सकती है। जिला परिषद समग्र जिला योजनाओं का प्रबंधन कर सकती है और छात्र भी ग्राम सभाओं में इस समस्या के बारे में बात करके और दूसरों को सुरक्षित रहने के लिए प्रोत्साहित करके लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं, ताकि लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो और वो इस समस्या के समाधान में जो भी मदद हो सकती है वो मदद वो कर सके। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लाडलो, प्यारे रसगुल्लो, आज की इस क्लास में हमने आपके अध्याय नंबर 11 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के पाठ के भीतर दिए गए और अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।